नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कल परसों एक पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसका जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसका अपन हल करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषा का कालक्रम यानी समय क्या था। 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, या फिर 1500 से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये प्रश्न जो है आधुनिक आर्य भाषा वाला, ये कई बार परीक्षाओं में अनेक तरीके से घुमा फिरा के चारों तरफ से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, अपन ध्यान भी नहीं देते। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर आई लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 तक। फिर प्रथम प्राकृत आई थी, यानी जिसको पाली बोलते हैं, 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक। फिर द्वितीय प्राकृत, जिसको शुद्ध प्राकृत, 0 से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। अब आधुनिक आर्य भाषा पूछा अपन को, तो इसका जो समय है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, खड़ी बोली का क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे खड़ी बोली झांसी, मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरनगर, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, खड़ी बोली जैसे दिल्ली है, मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, देहरादून है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, रामपुर है, इनके आसपास में ये बोली जाती है। तो ये जो झांसी है ना, झांसी इस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरनगर, ये तीनों ऑप्शन में है। अब पता करते हैं अपन कि झांसी कहाँ पर बोली जाती है। झांसी जो है वो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र की बोली है, बुंदेलखंडी जिसको बोलते हैं, जिसमें देखिएगा झांसी, सागर, ग्वालियर, ओरछा, हमीरपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सिवनी, ये क्षेत्र आते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है देवनागरी लिपि। तो देखिए, देवनागरी लिपि जो है वो सबसे पहले क्या हुआ कि ब्राह्मी लिपि है, समझते हैं आप सभी। ब्राह्मी में भी एक उत्तरी ब्राह्मी है, फिर उसके बाद में गुप्त लिपि आती है, उसके बाद में सिद्धमर्तिका आती है, उसके बाद में कुटिल लिपि आती है, उसके बाद में नागरी लिपि। तो इसमें ब्राह्मी लिपि भी लिख रखा है, गुप्त लिपि भी लिख रखा है, फिर इसके बाद में खग्रोष्ठी लिपि भी है। ये इसका सही जवाब आएगा वो खग्रोष्ठी लिपि से है। गुरुमुखी लिपि जो है वो तो मतलब पंजाबी भाषा से संबंधित है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। पिंगल का तात्पर्य क्या है। पिंगल जो शैली है, अब देखिए, एक तो होती है डिंगल और एक होती है पिंगल, 2 शैलियाँ चलती थी पहले। डिंगल में तो वीर रस की रचनाएं लिखी जाती थी, मतलब जैसे चारणों के द्वारा लिखा गया साहित्य वो डिंगल में लिखा गया, मतलब पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश जो थी, और पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा के संयोग से जो लिखी जाती थी वो पिंगल थी। तो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप और ब्रज भाषा से वो प्रभावित थी, जिसमें पृथ्वीराज रासो वगैरह जो भी लिखे गए हैं वो पिंगल शैली में लिखे गए हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान है वो की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343(1) में मान्यता प्रदान की गई है। मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी नवरत्न जो एक ग्रंथ लिखा गया था, इसमें किसको स्थान नहीं दिया गया। तो इसमें सूरदास जी को दिया गया, तुलसीदास जी को दिया गया था, बिहारी को दिया गया था, देव को दिया गया था, त्रिपाठी बंधुओं जैसे चंद्रवरदाई को भी दिया गया था, और भूषण को भी दिया गया था, मतीराम को भी दिया गया था, बिहारी को भी दिया गया था, और भारतेंदु हरीशचंद्र को। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी को कोई स्थान नहीं दिया गया था। देव बढ़िया बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता भी ये मिश्र बंधु ही हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब व कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये जो है वो 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। एक हृदय हो भारत जननी किस समिति का मूल सूत्र है। ये जो मूल सूत्र है, एक हृदय हो भारत जननी, ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का मूल सूत्र रहा है।
शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को बाखा की जड़ कहा है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, पुष्यदंत को कहा है। दलपति विजय के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो देखिएगा परमाल रासो जगनिक, हम्मीर रासो सारंगधर, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, खुम्मान रासो दलपति विजय। तो मतलब 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। कौन सी कृति में हिंदी को नक्शिक वर्णन परंपरा का वर्णन प्रारंभ होता है? तो ये राहुल वे रोड़ाचारण कृति लिखी गई है। सबसे पहले इसी में नक्शिक परंपरा का निर्वहन हुआ था। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण किया था, तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कह करके पुकारा है। गिरियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजप्पन काल। 60 चक्रों वाला योग मार्ग है वो हिंदी साहित्य में सबसे पहले गोरखनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। आगे है कि हिंदी को स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये प्रश्न वास्तव में बहुत शानदार प्रश्न है, आपको आता जरूर है परंतु थोड़ा सा इसमें घुमाया जाए तो इसका सही उत्तर तो भक्ति काल होगा। स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल तो कहा था, ध्यान रखिएगा, वो ग्रियर्सन ने, और स्वर्ण युग जो कह करके वो श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग है? तो ये अलख दरीबा दादू दयाल जी का है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ये प्रश्न हर परीक्षा में आता है। तो सूरदास, कुमनदास, नंददास, ये सुंदरदास जी संत हैं, मतलब ये निर्गुण भक्ति के हैं, और बाकी सगुण भक्ति के हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? तो ये पदावली के कारण किसको? मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। स्वामी अग्रदास जी जो, इसका संबंध किस शाखा से है? ये देखने में संत से लगते हैं परंतु ये राम भक्ति शाखा के हैं, ध्यान रखना। ये सीता को अपनी सखी अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे, सीता को अपनी सखी मानते थे। समन्वयवादी कवि वही है जो समन्वय का अपार चेष्टा लेकर के पैदा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को लेकर के कही है ये बात। भक्तन को कहाँ सिकरी सो कहम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कुम्मनदास जी के द्वारा अकबर के बुलाए जाने पर फतेहपुर सिकरी बुलाता था तो तंग आ गए बेचारे, बोले भक्तन को कहाँ सिकरी सो कहम। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। रीतिकाल आचार्य शुक्ल हैं। भूषण की इसमें कृति नहीं है, वो सॉरी है, तो ये शिवा बामनी शिवराज भूषण है ना। सूर्य सागर सूरदास जी के है, दोहावली तुलसीदास जी के, उद्वत शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर के है। ऋतुमुक्त धारा के कवि हैं तो ये हैं गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, है ना। केशव की रचना रामचंद्रिका है, रामचरितमानस तुलसीदास जी के है, साहित्य लेरी सूरदास जी के, अखरावट जायसी के है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल को मुगल काल का वैभव काल कहा गया है, तो चरमो उत्कर्ष के बाद में उत्तरोत्तर हास हो जाता है ना, बाद में आधुनिक काल आ जाता है। अगला प्रश्न है अपने सामने कि बंगदूत नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सरकंडे की गाड़ी, यह है प्राचीन परंपरा पर लिखी गई व्यंग्य रचना है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि पर कौन सा पुरस्कार मिला? इसमें मंगला प्रसाद गलित दिया गया, इसमें देव पुरस्कार मिला हुआ था आचार्य शुक्ल को, जबकि यहाँ पर वो है ही नहीं, तो यह वाला इश्यू, क्योंकि ज्ञानपीठ नहीं चलता, पद्म भूषण उस समय ये थे ही नहीं तीनों, तो स्पष्ट ही हो जाता है ये प्रश्न। नई कविता नामक एक अर्धवार्षिक पत्रिका जगदीश चंद्र गुप्त के द्वारा 1954 में निकाली गई थी। संस्मरण और रेखा चित्र को प्रतिष्ठित प्राप्त करवाई थी महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों ने। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अपन देखते हैं महादेवी वर्मा कर देते हैं, अधिकांश विद्यार्थी रामवृक्ष बेनीपुरी कर देते हैं, जबकि सही जवाब तो यही आता है इसका। साहित्य और जीवन निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि रामदास ऋषि दिनकर ने अपने किस काव्य में कर्म अकर्म, नीति अनीति, धर्म अधर्म से संबंधित रचना की है? तो ये कुरुक्षेत्री है, आप सभी को पता है। पत्र साहित्य पर एक खास पहचान किसने बनाई? अच्छा प्रश्न है।
पत्रों के माध्यम से। ये श्याम सुंदर दास है या नंदुलारी वाजपेयी, पता नहीं, कंफर्म नहीं हो सकता है श्याम सुंदर दास भी हो। हिंदी साहित्य में केंचुआ छंद, जिसको मुक्त छंद कहा जाता है, निराला ने इसको प्रतिष्ठित करवाया था। जूही की कली एक कविता लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तंग आ गए थे, बोले नहीं तुम्हारी ये रचना नहीं छपेगी, इसमें अश्लीलता का आरोप लगाया था, वही है ये। 1960 में कौन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति का अध्यापक नियुक्त हुआ था? तो आप देखिएगा 1960 में मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और रमाकांत पाठक हैं। तो 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अज्ञेय गए थे। घुमक्कड़ शास्त्र ने यात्रावर्त लेखन की नवीन दिशा प्राप्त की। तो घुमक्कड़ शास्त्र में तो आपको पता ही है, राहुल संस्कृतैन जी, अज्ञेय जी और नागार्जुन, ये तीनों घुमक्कड़ी त्रय में शामिल होते हैं। सचेतन कहानियां महीप सिंह के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था, है ना। सचेतन कहानियां किसने? महीप सिंह के द्वारा। आधार पत्रिका थी वो। बिना दीवारों का घर नाटक, ये मनु भंडारी का, नहीं कि राजेंद्र यादव का। सही जवाब इसका ये आएगा। ठंडा लोहा कौन सा, यानी मतलब क्या है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सातगीत वर्ष, ये सारी कविता हैं धर्मवीर भारती की काव्य संग्रह। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी, वैसे तो पहला कहानी संग्रह सोजीवतन 1907 में प्रकाशित हुआ था नवाब राय नाम से, वो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। फिर एक 1916 में सौत कहानी प्रकाशित, नगेंद्र मानते हैं, सरस्वती में, ठीक है ना। अंतिम कफन है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक? तो ये नामवर सिंह सही उत्तर है। गुप्त की डायरी, गुप्त जी की डायरी बनारसदास चतुर्वेदी जी के द्वारा संपादित की गई है। विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई समय साम्यवादी जीवनी किसके जीवन पर है? राहुल संस्कृतैन के जीवन पर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे? तो आराम से कर दोगे, कलाधर के उपनाम से लिखा करते थे। आठवां सर्ग जो नाटक है वो किसको आधार बना करके लिखा गया है? आठवां सर्ग है वो कुमार संभव के आठवां सर्ग पर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राही मासूम रजा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राही मासूम रजा का अद्धा गांव भी है, बहता पानी भी है, और उसकी वो नीम का पेड़ नहीं है इसमें। ऋतंबरा केदारनाथ मिश्र का काव्य संग्रह। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो मोहन राकेश जो हैं वो सारिका पत्रिका में थे, कमलेश्वर के साथ ही। कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, तीन आदमी थे। शिव प्रसाद सिंह का इसमें से निबंध कौन सा है? तो शिव प्रसाद सिंह का जो निबंध है वो है शिखरों से सेतु। कुंवर नारायण की आत्मजीव रचना है वो कौन से पौराणिक रचना पर आधारित है? तो ये कठोपनिषद यमनिचिकेता। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि ज्ञान राशि को संचित कोश नाम साहित्य, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। मम्मट का काव्य सूत्र इसमें से कौन सा है? तो मम्मट जो है उसका काव्य सूत्र है वो आनंद सरोवर। आचार्य भोज ने अपने किस काव्य में वांग्मय में वक्रोक्ति, रसवक्रोक्ति, स्वकर वक्रोक्ति के भेद किए? तो ये सरस्वती कंठाभरण में किए हैं। साहित्य के इन प्रयोजन समूह में आचार्य भामा के द्वारा बताया गया समूह है। वैसे तो ध्यान रखिएगा, ये जो काव्य का जो परिभाषा दी है जिन विद्वानों ने, उसमें यही है कि यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, कल्याण, सद्य, करीब करीब का यही रहता है, ठीक है। साहित्य के 4 तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, भाव तत्व, रूप तत्व, ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा दिया गया है। ये पाश्चात्य साहित्यकार है। काव्य शास्त्र के प्रश्न वास्तव में अच्छे दिए हैं। राजशेखर ने काव्य के मूल हेतु किसे माना है? तो सभी ने प्रतिभा को माना है, तो प्रतिभा ही है। आचार्य ने काव्य का लक्षण माना है, यानी आचार्यों ने काव्य का लक्षण यही है कि काव्य क्यों करना चाहिए? रस से परिपाक होना चाहिए, यानी इसमें आनंद की उपलब्धि होती है काव्य लिखते समय। काव्य शोभकारान धर्मालंकारान प्रक्षते, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है वो दंडी के द्वारा दी गई परिभाषा है।
भर्तमुनि के द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत कौन सा है? तो ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग दर, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जो रस की प्राप्ति होती है ना। फिर अगला प्रश्न आता है अपने सामने, रस सिद्धांत का व्याख्याकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, रस सिद्धांत का तो आप सभी को अच्छे से पता है, भट्टलोलट है, शंकुक है, भट्टनायक है, आनंदवर्धन नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे रस सिद्धांत के व्याख्याकार हैं। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन ध्वनि सिद्धांत का ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आनंदवर्धन के द्वारा किया गया था। अगला है कि रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत का विषम्य, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय। अलंकार सिद्धांत की स्थापना का श्रेय संस्कृत के किस ग्रंथ को दिया जाता है? अलंकार सिद्धांत यही है, भामह का काव्य अलंकार। पोइट्री द बेस्ट वर्ल्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, काव्य की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये कोलरिज के द्वारा ही दी गई है, पाश्चात्य विद्वान है। व्यक्तिकृत प्लेटो ने शैली को क्या माना है? प्लेटो ने शैली को मतलब क्या परिभाषा दी है? लेखक की कल्पना या लेखक के, क्योंकि प्लेटो है ना वो कल्पनावादी थे, तो लेखक की कल्पना। पश्चिम के किस आचार्य ने कलात्मक ज्ञान की उद्भावना को अभिव्यंजनावाद कोलरिज का यह अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। यूनान में शारीरिक विकारों की शुद्धि के विरेचन कहते हैं, किंतु अरस्तु है वो काव्य सिद्धांत के रूप में विरेचन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो ये मनोवृत्ति का समन, ये सही उत्तर है इसका। अगला है कि लोंजाइन्स के द्वारा स्थापित औदात्य सिद्धांत में औदात्य का अर्थ होता है अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता, यानी जो उसको बहा कर ले जाए, पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। कई बार होता है ना, अपन प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं तो पूरी जब तक नहीं होती हमें पूरी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। टी.एच. इलियट ने दिया है कि द यूज ऑफ द पोइट्री एंड द यूज ऑफ द क्रिटिसिज्म में स्पष्ट किया है कि संसार में कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु का स्थापना नहीं बन सकती। तो इसमें देखा जाए तो रचना यानी कला धर्म, आध्यात्म धर्म, दर्शन, नीति, राजनीति, विकल्प इसमें नहीं बन सकते। हो सकता है ये, परंतु ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसका अपन कन्फर्म नहीं कह सकते। I.A. रिचर्ड ने साहित्य संबंधी अपनी स्थापनाओं का किसे आधार बनाया? धर्म और दर्शन को बनाया I.A. रिचर्ड ने। अगला है कि फ्रॉइड का काव्य सिद्धांत कौन सा है? तो फ्रॉइड जो है वो मनोविश्लेषणवादी है। क्या है? मनोविश्लेषणवादी। इस प्रकार से अपन ने और भी नीचे देखते हैं, यथार्थवाद का किस विद्वान का दर्शन से जोड़कर देखा है? यथार्थवाद किसका है? यथार्थवाद जो है वो देरिदा का है। नोक देरिदा के चिंतन को किस भारतीय आचार्य के चिंतन से माना जाता है? तो अभिनवगुप्त के चिंतन से इसे जोड़ा गया है। शंकुक ने रस की व्याख्या अनुभूतिवाद के आधार पर की है, जिसके उन्होंने न्याय की पहचान की है। तो ये चित्रतुरंग के आधार पर की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कवि को एको रस करुण यानी करुण ही सर्वप्रिय प्रमुख रस है? तो ये कालिदास के द्वारा ही दिया गया। तो इस प्रकार से अपन ने हिंदी के और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के प्रश्न देखे। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न का जवाब सही ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।